मौसम चुनावी है, लिहाजा धर्म से, कर्म से, जुबान से बदलाव तो बनता है, क्योंकि जो चुनावी मौसम की भविष्यवाणी का आकलन कर पता है वही विजेता कर पाता है, वही विजेता बनकर सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो अड़ी। और ममता ने अभी कुछ ही मिनटों पहले पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मैनिफेस्टो में वादों की झड़ी लग गई। बंगाल के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर तबके को छूने की दीदी ने कोशिश की, लेकिन सवाल वही कि क्या जो वादे 2011 में हुए थे, जो वादे 2016 में किए गए, जो घोषणाएं अब हो रही हैं, आज हो रही हैं, वो पूरे हुई हैं या होंगी, या सिर्फ वादे वादे रह जाएंगे। आज ममता बनर्जी के कुछ वादों की करेंगे पड़ताल, पूछेंगे चुनाव आते ही नेताओं के पिटारे में वादे बेशुमार होते हैं, चुनाव खत्म होते ही वादों पर कितना अमल होता है, या फिर सिर्फ घोषणाओं से ही जीत की डगर तय हो जाती है। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान, जिनसे जानेंगे किसमें कितना है दम, दीदी का दावा या फिर मोदी लहर। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने मैनिफेस्टो में लगाई वादों की झड़ी। गरीब, छात्र, किसान, विधवा के लिए खोला खजाना। मदरसा को सरकारी मान्यता देने का ममता का वादा। मैनिफेस्टो में वादा, हर भाषा, धर्म को महत्व देंगे, हर एक जाति, हर एक धर्म को छूने की कोशिश, हर एक तबके के लिए पिटारे में कुछ ना कुछ। क्या क्या कहा गया खास, और वादे जैसा हमने आपसे पहले भी कहा, जो पहले किए गए उनका क्या हुआ। 2011 में, 2016 में मैनिफेस्टो में जो बातें कही गईं, क्या वो पूरी निभा दी गईं? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार किए गए वादों का आगे क्या होने वाला है, आइए जरा वो देखते हैं। मदरसा को सरकारी मान्यता देने का ऐलान किया गया है। देखिए आप, वो जो पहले किया जा रहा था उसको एक बार फिर से आगे इम्पेटस देने की कोशिश की गई, लेकिन साथ में कुछ और चीजें जोड़ी गई हैं। दीदी का वादा, घर घर तक राशन देने का वादा। उन्होंने कहा कि एक खास आय वर्ग के लोगों को घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि पीके ने कहा था कि गवर्नेंस की होम डिलीवरी होनी चाहिए। क्या उसी में यह कदम है? मई से विधवा पेंशन 1000 रुपए किए जाने का उन्होंने वादा किया। उन्होंने कहा कि हर तरह, हर जाति धर्म से ताल्लुक रखने वाली विधवा को यह पेंशन मिलेगी। गरीब SC ST को हर साल 12,000 रुपए देंगे। गरीब SC ST के लिए हर साल 12,000 रुपए का प्रावधान। निम्न आय वर्ग को हर साल 6,000 रुपए देंगे। SC ST जो निम्न आय वर्ग से ताल्लुक रखेंगे उनके लिए 12,000, और निम्न आय वर्ग इनके अलावा जो होंगे उनको 6,000 रुपए देने का उन्होंने वादा किया। हर किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल का वादा भी किया गया। इसको बढ़ाया गया है पहले के मुकाबले। यह कृषक बंधु योजना के तहत है। छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड लाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कम इंटरेस्ट पे छात्रों के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड, 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया गया। और बात की शुरुआत यहां से की गई कि हमने 2016 में खासतौर से जब सरकार ने काम करना शुरू किया था, तब नोटबंदी से लेकर तमाम तरह की दुश्वारियों के बीच हमने अपने प्रांत में इंडिविजुअल आय भी बढ़ाई, अपनी भी आय, राज्य के रेवेन्यू भी बढ़ाया। और अब एक बार सामने फिर से कोविड का चैलेंज था, लेकिन उसके बावजूद हमने वादे पूरे किए। लेकिन 2016 विधानसभा चुनाव से अगर कंपेयर करेंगे आप, तो एक रिसर्च के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि तब 112 वादे उन्होंने किए थे, 35 उसमें से पूरे किए और 77 अधूरे रह गए। मतलब 70% वादे उनका क्या हुआ। 77 अधूरे वादों में से भी यह कहा जा रहा है कि 27 वादे तो वो थे जो 2011 के चुनावों में किए गए थे। मतलब ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं कि 27 वादे कैरी फॉरवर्ड किए गए, और फिर जो कुल 112 वादे किए गए 2016 में, उसमें से 77 वादे पूरे नहीं हुए, और इस तरीके से 70% वादे पूरे नहीं हुए। तो अगर वादों का वादा ही रह जाना उनकी नियति है, तो फिर ये वादे हर बार क्यों किए जाते हैं, और इन वादों में क्या हर बार वोटर फंसता है? डॉक्टर निखिल प्रसून, प्रवक्ता बंगाल बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। चंदन घोष चौधरी, प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। संजय शर्मा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ इस चर्चा में। मोहम्मद आफ्ताब आलम खान, नेता हैं CPI के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर गीता भट्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो ये कि सब ने अपने अपने लेवल पर क्या ऑब्जर्व किया है, जरा वो समझ लेना बहुत जरूरी है। और इसकी शुरुआत में करूंगा निखिल जी से ही। निखिल जी, आपने क्या देखा? हमने देखा अमित मालवीय जी का ट्वीट देखा हमने। असल में क्या ये रवायत हो गई है कि विपक्षी में केवल खामी नजर आनी है, खूबी कोई होती ही नहीं है? जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वह इस बात का द्योतक है
कि ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह असफल हो चुकी है, और इसे मैं मैनिफेस्टो नहीं बोल करके अपनी असफलताओं की स्वीकारोक्ति बोलूंगा। पिछले 10 वर्षों में इस सरकार ने समाज के तमाम वर्गों को ठगा है, समाज को लूटा है। ये भ्रष्टाचार और कट मनी और सिंडिकेट के आधार पर इस सरकार की संरचना हुई है, और इस वजह से क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या युवा और समाज का हर वर्ग पिछले 10 वर्षों से प्रताड़ित महसूस कर रहा है। नहीं तो क्यों इनको 500 रुपया, 1000 रुपए तक का जो है सो ये डोल देने की आवश्यकता पड़ रही है। आज अगर इन्होंने यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया रहता, आज 4 लाख करोड़ का ऋण है जो कि इनके जीडीपी का 33% है। आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 28वें नंबर पर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इसका स्कोर 52 है 100 में। आज पर कैपिटा इनकम 1,15,000 के करीब है, जो कि देश के एवरेज से 11,000 रुपया कम है। और इसके अगर यही रफ्तार चली तो 2030 तक ये गरीबी उन्मूलन के अपने लक्ष्य में सफल नहीं रहेंगी। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं दिख रही है। किस तरह यहाँ औद्योगिकीकरण होगा, किस तरह यहाँ जो बेरोजगारी है उसे दूर कर देगा, कोई गेम प्लान नहीं दिख रहा है, कोई स्ट्रेटजी नहीं दिख रही है। ये 1000, 2000 ये इधर, 2000 इधर बढ़ा दिया, 3000 उधर बढ़ा दिया। ये तो एक तरह से अपने असफलताओं को छुपाने के लिए, ढकने के लिए है। अरे मैं ये कहता हूं कि किस तरह पेंट करने से, जो नीला और सफेद पेंट करने से विकास नहीं होता है। विकास की चमक जो है वो लोगों के, यहाँ की महान जनता के चेहरे पे दिखनी चाहिए, जो कि पूरी तरह से हताश है, निराश है। और इस तरह से ये पॉलिटिकल रिएक्शन आपने देख लिया। अब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी समझ लेते हैं। और अपने असफलता, ठीक है, आपने कह दिया कि केवल ये लीपापोती चल रही है, असल में स्थिति वैसी नहीं है और आगे भी लीपापोती करने की ही। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन प्रोफेसर गीता भट्ट, यही था, इसीलिए ये जो घोषणा पत्र थे उनको बाद में नाम बदला गया उनका। किसी ने संकल्प पत्र कहा, किसी ने वचन पत्र कहा। ये क्रेडिबिलिटी है इनकी। बहरहाल आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इस पर? देखिए दिनेश जी, ममता दीदी अपना जो घोषणा पत्र लेकर आई हैं और जो अभी आपने खुद इतना आकलन करके बताया है, तो जो करनी और कथनी है उसमें जो एक अंतर पिछले सालों में, 10 वर्षों में दिखाई दिया है, ऐसा आगे ये कमी पूरी वो कर पाएंगी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि वहां जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, वहां की जो सरकार है, वहां की जो गवर्नेंस है, उसमें एक तरह से बस चुका है, रम चुका है, जिसे कि आप कट मनी कहें, तोलाबाजी कहें। उसकी वजह से वहां सब जानते हैं कि जो भी सरकारी योजना लाई जाती है उसका कुछ प्रतिशत वहीं के जो स्थानीय कार्यकर्ता है पार्टी के, उनके द्वारा लिया जाता है, और तब उस स्कीम का जो भी जो पैसा है या कुछ भी जो लाभ है वो वहां के लोगों को मिलता है। तो इस प्रकार का जो एक ये कट मनी जो वहां के कल्चर जो स्थापित वहां हो गया है, उसको तोड़ पाना जो है आज की जो भी आज विपक्षी दल है, भारतीय जनता पार्टी है, आगे बढ़ रही है, बाकी जो पार्टियां हैं, उनके लिए उन्हें ये जो भ्रष्टाचार है सरकार में, उसको खत्म करने की किस प्रकार से। आप दोनों की बातों का जवाब लेता हूं मैं। हम लगातार ये भी दिखाते जा रहे हैं कि पहले किए गए वादों का तृणमूल कांग्रेस के हिसाब से एक रिसर्च के दावे क्या कहते हैं वो ऊपर आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच आप दोनों की बातों का जवाब देने के लिए संजय जी तत्पर हैं। संजय जी। हाँ जी, ये आज के इस डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक भाई साहब और ये सीनियर जर्नलिस्ट की जो बातें मैं सुन रहा था, हेलो, सुनता जा रहा हूं, कहते जाइए सर। ये बातें जो मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बंगाल ने 2011 में दीदी के सत्ता में आने के बाद बंगाल ने ऑलराउंड डेवलपमेंट किया है, आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बंगाल ने व्यवस्था, वामफ्रंट के समय जो बंगाल की हालत थी की है, और इन लोगों को ये प्रगति दिखती नहीं है। ये कौन सा चश्मा पहनते हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। और जहां तक आज ये घोषणा पत्र चालू हुआ है, भारतवर्ष में एक बात आपको बता दूं, भारतवर्ष में यदि कोई मुख्यमंत्री बेसिकली अपनी जो बात है तो वो दीदी ममता बनर्जी की छवि है। और जो काम हुआ है वो काम बंगाल की जनता स्वाभाविक तौर पर सरकार से खुश है। 2011 में हमें जितनी सीटें मिली, 2016 में हमने उससे ज्यादा सीटें ली, और 2021 में स्वाभाविक तौर पर हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आए।
तो अगर बंगाल की हालत इतनी खराब है तो 2011 के बाद 2016 में सरकार कैसे बन गई और एक बार फिर से हम सरकार बनाएंगे, संजय शर्मा का दावा है। आफ्ताब आलम जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका फ्रेम स्टैटिक रखिए। आपने जिस डिवाइस से फ्रेम बनाया हुआ वो हिल रही है, आप उसको स्टैटिक रखेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन चंदन जी के पास जाना चाहता हूं। चंदन जी, तो एक कमाल काम हुआ है और उसके साथ आगे के कमाल के लिए रोड मैप भी दिखा दिया गया है। हाँ, ये तो सही बात है। प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। ये अगर 10 साल से आप देखिएगा, ये बंगाल का राजनीति में ममता जी कैसे की, क्योंकि ममता जी का जो सिस्टम है यहाँ पॉलिसी, ये पूरा अपना पार्टी चलाने का सिस्टम गवर्नेंस में चल रहा है। मतलब सरकार जो चलाते हैं वो टीएमसी चलाते हैं। तो इसके क्या होता है, इसमें एक सोसाइटी में डिवीजन हो जाते हैं, तो इसका जो असर पड़ता है तो वही पड़ रहा है। 2011 जितना सारे प्रकल्प, जितना सारे प्रोजेक्ट्स और मैनिफेस्टो में जितना प्रोमिसेस किए, तो अभी उनका ज्यादा से ज्यादा ये प्रोमिसेस बढ़ाना पड़ता। क्यों बढ़ाना पड़ते हैं? क्योंकि अभी ममता जी जो गवर्नेंस की, इसकी गवर्नेंस इज अ वेरी क्वेश्चन। ये पूरा एकदम क्वेश्चन का मतलब सामने खड़ा हो गई। अभी ममता जी का हालत जो है बंगाल में, ये ट्रस्ट इशू बन गया है। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी का पूरा इंडिया में देखिएगा तो बीजेपी का प्रोमिसेस आल्सो लाइक दैट। चंदन घोष चौधरी जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं विश्वास का मामला है, इसका भी एक ही हालत है, क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोमिसेस आर मेड टू बी ब्रोकन। कांग्रेस पर भी लागू है, टीएमसी पर भी लागू है, बीजेपी पर भी लागू है, या कांग्रेस अपने वादे निभा देती है? जी गौतम जी, मैं जो बोल रहा हूँ 43 इयर्स हम लोग पावर में नहीं है, फिर भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ ये बंगाल में, और हम लोग जो चैलेंज दे रहे हैं ये पूरा रोड मैप है डेवलपमेंट का। लेकिन कोई पार्टी, टीएमसी बोलिए या बीजेपी बोलिए, ये बात नहीं करते, ये धर्म का बात करते, ये पोलराइजेशन का बात करते, लेकिन वो लोग कभी नहीं रोड मैप दिखाए जिससे डेवलपमेंट होगा। रोज जितना सारे प्रकल्प ममता जी अभी मतलब घोषणा की, वो पूरा से पूरा वो अपना टीएमसी का सिंडिकेशन में चला जाते हैं। ये कितना सारे प्रकल्प का पूरा मतलब जो बेनिफिट होता है, ये पीपल जो जनरल आम आदमी का पास पहुंचते हैं, ये तो क्वेश्चन है। ये तो एकदम फील्ड इंडेक्स है जो बंगाल में रहने वाला है, उनका मालूम है कि कैसे ये सरकार चल रही है लास्ट 10 इयर्स। ये सारे प्रकल्प मतलब वहां पर कहा जाता है स्कीम्स को प्रकल्प। इस सारे प्रकल्प का को एक तरीके से वहां जो सिंडिकेट है कटमनी वाला, वो खा जाता है, ये कहना है चंदन घोष चौधरी जी का। संजय शर्मा जी से जवाब दूं उससे पहले आफ्ताब जी के पास चलता हूं। आफ्ताब जी, आपने देखा घोषणा पत्र, अच्छा है घोषणा पत्र टीएमसी का? जी मैंने देखा। हेलो, मैं पूछ रहा हूं आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, उन्होंने सबको केटर किया है, सबके लिए वादे हैं उसमें? अभी तो वादा करने के लिए तो इन्होंने बेरोजगारों को 5 लाख रोजगार देंगे इस तरह का वादा कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी 15 दिन पहले लेफ्ट यूथ फ्रंट का वहां एक रैली था, उसमें इन्होंने लाठीचार्ज करवाया तृणमूल कांग्रेस के पुलिस के द्वारा, और किस तरह लोग घायल हुए। डीवाईएफआई का एक साथी का शहादत देना पड़ गया, उसका डेथ हो गया, वो शहीद हो गया। नहीं तो ये डिस्कशन होता है ना, आपको रोजगार ये डिस्कशन होता है। कभी नंदीग्राम में लाठीचार्ज जरूरी हो जाता है, कभी आप जो बता रहे हैं टीएमसी अभी उसने लाठीचार्ज कराया, वो जरूरी होता है। ये तो स्टेट डिस्कशन है ना। लेकिन असला भैया है, आप रोजगार अगर देना चाहते, हमारा डिमांड क्या था? ये जो हमारे जो नौजवान थे, छात्र संगठन थे, उनका बेसिक डिमांड क्या था? रोजगार के लिए ही तो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपने लाठीचार्ज करवा दिया उनपे। तो ये क्या वादा पूरा करेंगे जब उसी वादा को पूरा करने के लिए कि भाई बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, जो फिर लोगों में 5 लाख रोजगार देने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इस रोजगार जनरेशन के में आपका काम जो परिलक्षित हो रहा है, वो जो रोजगार मांग रहे हैं उन पर लाठीचार्ज करवाते हैं, आफ्ताब कह रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के चुनावी ऐलान पर कई सवाल उठ रहे हैं। फ्री टीका देने की झड़ी लगाने पर सभी हैरान हैं। उन्होंने कहा मैंने डेंगू मलेरिया का टीका फ्री दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि डेंगू मलेरिया का टीका भी मैंने फ्री दिया। हकीकत यह है कि इन बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन अभी नहीं बना है। ममता ने कोरोना टीका भी फ्री देने का ऐलान किया। हालांकि आज उन्होंने अपने भाषण में एक बात और कही कि बिहार में इलेक्शंस के समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि एनडीए की सरकार आई तो सबको फ्री टीका मिलेगा। तो अगर रिवाज ही बन गया है चीजें कह देने का, सिर्फ कह देने का, तो ममता उसमें पीछे क्यों रहे? उन्होंने कह दिया कि हमने तो टीका दिया डेंगू का और मलेरिया का भी। বলছি কোভিডে ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে।
আমাদের হাতে নেই, ওটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পারমিশন না দিলে হবে না। আমি বলছি আমি টাকা দেব, তুমি আমাকে দাও, নরেন্দ্র মোদী দিচ্ছে না। আবার দেখুন কোভিড শুরু হয়েছে, কেন দিচ্ছেন না? আজকে যদি আমি সবাইকে টিকা দিতে পারি, পোলিও টিকা দিতে পারি, আমি ম্যালেরিয়া টিকা দিতে পারি, আমি ডেঙ্গুর টিকা দিতে পারি, তাহলে আমি कोविड शील्डेड टीकाও দিতে পারি। संजय जी, ये क्या था? इनका वैक्सीनेशन हो गया क्या? इनका वैक्सीन भी आ गया, लोगों को पता ही नहीं है। देखिए, मैं आपकी बात पर आता हूं, उसके पहले मैं कुछ बेसिक बात आपको कहना चाहूंगा। आज ये वामफ्रंट के मित्र जो कह रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, इनकी बातें बहुत एक दूसरे से काफी मिल रही है, लेकिन बंगाल की जनता और देश की जनता जानती है कि जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के बाद क्या क्या काम किए हैं। आज के इस घोषणा पत्र में पश्चिम बंगाल वो पहला राज्य है और दीदी वो पहली मुख्यमंत्री है जो कुछ दिनों पहले केंद्रीय नीति आयोग में जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो रही थी, आज दीदी ने उस मामले में पहल की है। और ये भारतवर्ष के किसी भी राज्य के लिए भारत में शुरू हुई ये पहली योजना है जिसमें प्रत्येक साधारण परिवारों को सालाना 6,000 रुपए करके अनुदान दिया जाएगा और SC/ST के परिवारों को 12,000 रुपए करके दिया जाएगा। ये जो युगांतकारी पदक्षेप एक दीदी ममता बनर्जी ने आज प्रारंभ किया है, ये इस घोषणा पत्र में जो बात कही है, ये आने वाले दिनों में लागू होगा और बंगाल की सर्वधर्म समभाव की और सर्वे, ये भी तो युगांतकारी है जो हमारे मंत्रों में कहा गया सर्वे। संजय शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है, ये युगांतकारी योजनाएं हैं, लेकिन ये डेंगू और मलेरिया का टीका बन गया, ये स्टेटमेंट भी युगांतकारी है। और ये अगर टीका दे सकती हूँ तो कोविड का भी दे सकती हूँ, ये भी स्टेटमेंट युगांतकारी है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप इस बात से आज घोषणा पत्र जो लागू किया, जो घोषणा पत्र की जो बातें कही गई है, आप उसमें एक बार ध्यान दीजिए तो आपको लगेगा कि जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने आज अपने घोषणा पत्र में राज्य के सामग्रिक विकास की आधारशिलाओं को एक बार फिर से चिन्हित किया है और आने वाले दिनों में उन्हें पूरा करने में अपना योगदान। संजय जी, आज आपने नाश्ते में जलेबी खाई थी क्या? नहीं, मैंने तो रसगुल्ला खाया था। और हमारे वो भी गोली होता है, गोल गोल मत कीजिए ना, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। नहीं, राज्य की मुख्यमंत्री जिम्मेदारी वाले बयान दे रही हैं, तो उसमें ये क्यों कह रही हैं कि मलेरिया डेंगू का टीका दिया तो ये भी दे सकते? मलेरिया डेंगू का टीका कब आ गया? वो आप भाषण ठीक से सुनिए। उन्होंने जो कहा है, इलेक्शन चुनावी मंच में एक बात कही है, उस बात को आज आप इस विषय पर जब घोषणा पत्र हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें उस बात को कृपया न मिलाएं। एक बार सुन लेते हैं, हो सकता है आप जो कह रहे हैं ना कि संदर्भ कुछ और हो, हमने समझ कुछ और लिया हो। एक बार सुनते हैं। थोड़ा और सुन लेते हैं जरा। আমি বলছি কোভিডে ইনজেকশন দাও সাধারণ মানুষকে, আমাদের হাতে নেই, ওটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পারমিশন না দিলে হবে না। আমি বলছি আমি টাকা দেব, তুমি আমাকে দাও, নরেন্দ্র মোদী দিচ্ছে না। আবার দেখুন কোভিড শুরু হয়েছে, কেন দিচ্ছেন না? আজকে যদি আমি সবাইকে টিকা দিতে পারি, পোলিও টিকা দিতে পারি, আমি ম্যালেরিয়া টিকা দিতে পারি, আমি ডেঙ্গুর টিকা দিতে পারি, তাহলে আমি কোভিড शील्डेड টিকাও দিতে পারি। ये प्रसून जी से मैं समझना चाहता हूं, निखिल प्रसून जी, टीका आप लोग देते नहीं हैं, उनके पास कहा जा रहा है कि 20 लाख डोज अभी भी पड़ी हुई है जो यूज नहीं हुई है। क्या वो ऐसी डोज नहीं थी जिसको इस्तेमाल किया जा सके? वो क्यों कह रही है टीका नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि देखिए, ऐसा खोखला घोषणा पत्र मैंने आज तक नहीं देखा है। पहले किसानों का जो 18,000 रुपया प्रत्येक के अकाउंट में जो बकाया है, उसके बारे में आपकी क्या नीति है? जो 8,400 करोड़ रुपया जो कि किसानों का लंबित है, जो कि उनके खाते में चले जाने चाहिए थे, जो केंद्र सरकार देने के लिए उद्यत है, तो उस पर राज्य सरकार का रद्द अमल क्या है, उसके बारे में अपना रुख स्पष्ट करें। दूसरी बात यह है, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज आ रही है, लेकिन मैं चाहता था कि आप जवाब दें उस सवाल का जो मैं पूछ रहा हूं। यहाँ पर इसकी तर्जुमानी भी मैं चाहता था कोई कर देता। हमको तो जो बांग्ला में समझ में आया वो ये आया कि मैंने अगर आपको पोलियो का टीका दिया, अगर मैंने डेंगू का टीका दिया, अगर मैंने मलेरिया का टीका दिया, तो मैं कोविड का टीका भी दे सकती हूँ। लेकिन मोदी जी हमको टीका दे नहीं रहे। तो फिर तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, क्योंकि इनका टीका डेवलप कहाँ हुआ? अभी तो डेंगू से तो जनता त्रस्त है। दूसरी बात यह है कि आप, मेरा ये कहने का आशय है कि जो 250 रुपया केंद्र सरकार ने जो चार्ज कर रही है, वो आप देने के लिए तैयार है, लेकिन 18,000 रुपया जो किसानों का है, वो आप केंद्र सरकार को क्यों नहीं देना
अलाउ कर रहे हैं किसानों के खाते में। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि जब आप, ये क्यों होता है? ये स्लिप ऑफ टंग है क्या? जुबान फिसल गई है क्या? कहते कहते लपेट में उन्होंने कुछ कह दिया है क्या? क्योंकि ये बहुत, जब सीएम कुछ बोल रहा होता है या बोल रही होती हैं तो पूरा पूरा राज्य उनकी तरफ गौर से सुन रहा होता है, देख रहा होता है वो क्या कह रही हैं। ऐसा कुछ कह दिया जाना जो तथ्यात्मक रूप से इतना गलत है, वो क्यों होता है? जरा ये समझ लूं मैं, गीता भट्ट जी, ऐसा क्यों होता है? दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि जब व्यक्ति सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंच पर चढ़कर कुछ भी बोलता है तो इस प्रकार के बयान आते हैं। मैं एक बात और भी यहाँ पूछना चाहूंगी, पिछले 4 दिन से भवानीपुर में रोज गंदा पानी पीने की वजह से मृत्यु हो रही है। आज भी अखबार में आया है कि एक छोटी बच्ची की मृत्यु हुई क्योंकि उसने गंदा पानी वहां पिया, पीने के पानी की, जो कि वहां की कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। ये विधानसभा क्षेत्र 10 सालों से किसके पास रहा है, बताएं जरा। हम सभी जानते हैं कि अभी की मुख्यमंत्री अब नंदीग्राम से लड़ रही हैं और जिससे पहले रहा है उनका वो क्षेत्र, उसमें पानी की ये नहीं, लेकिन सवाल ये है गीता जी कि ये 10 सालों का हिसाब तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन अगर पीने के गंदे पानी की वजह से मौत हो रही है तो ये भी समझना चाहिए कि आजादी का अब हम जब 75वां साल मनाने वाले हैं बहुत जल्दी, तो हमारी पार्टियों ने किया क्या है अलग अलग राज्यों में? क्या हुआ है वेस्ट बंगाल में? ऐसा पोर्टेबल वाटर अगर नहीं मिल रहा है, आफ्ताब जी, तो आप भी बताइए, आपने बड़ा लंबा शासन किया वहां पर, कि क्यों हाल वहां पर है ऐसा? क्या ममता दीदी ने आपकी बनाई हुई सुविधाओं का सब तहस नहस कर दिया इस वजह से? अभी तो ये 10 साल में हिसाब ममता दीदी को देना है। हम तो 10 साल से सत्ता से बाहर, बाकी सब बरी है। ठीक है, इन लोगों को पानी मिलना चाहिए, नो डाउट पानी मिलना चाहिए। ये पानी की बात उठा रही हैं, कहाँ का पर्टिकुलर जगह की बात है, ये समस्या तो पूरे देश में है। आज भी सही बात आप बोल रहे हैं कि 75 साल होने जा रहे हैं, इसमें अगर हम बुनियादी चीज पानी के बारे में कि हमको स्वच्छ पानी नहीं मिले तो दुर्भाग्य है जो उन सरकारों पे जो लोग कलम है इसको पूरा नहीं कर पाए। और अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे सर, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कोई बुर्ज खलीफा क्यों नहीं बन गया, आईफिल टावर क्यों नहीं बन गया बंगाल में, मैं ये पूछ रहा हूं पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से मौतें हो रही हैं। क्या इसके लिए वामपंथी ये कह सकते हैं कि अभी पिछले 10 साल में पूछिए, उसके पहले की बात मत कीजिए? यही मैं पूछना चाहता हूं चंदन घोष जी से। आप दोनों गठबंधन में भी हैं, चंदन घोष जी से जरा पूछ लूं मैं। चंदन घोष जी, गरीबी हटाओ हटाते हटाते गरीब हट गए, पीने के पानी की वजह से जाने जा रही हैं। घोषणा पत्रों में हर बार होता है ये बात ये कंटेम्पोररी है, क्योंकि इसके साथ पास्ट का लिंक का बात नहीं है। ये कॉर्पोरेशन कैसे चलते हैं, इसका ये मामला कॉर्पोरेशन का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पानी का जो रिजर्व है, ये रिजर्वर बनाया, लेकिन बहुत सारे सैंक्शन भी हुआ जो बनाया नहीं। तो ये पाइपलाइन तो 75 साल से नहीं होगा, मतलब इसका तो रिसर्जेंस, रेनोवेशन ये तो दरकार है। तो अभी क्या है, ये जो शासन है, ये कलकत्ता कॉर्पोरेशन चलते हैं कैसे, कलकत्ता कॉर्पोरेशन, ये मामला में ये प्रमाण हो गया कलकत्ता कॉर्पोरेशन कैसे चलते, कलकत्ता कॉर्पोरेशन चलाते हैं कौन, टीएमसी लोग। तो अभी क्या है, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे इतना सारे हेल्प आ रहा है, जो सेंट्रल फंड, सिटी डेवलपमेंट फंड, जो कलकत्ता का टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट 10 ईयर्स। कलकत्ता कॉर्पोरेशन कितना साल पे, कलकत्ता कॉर्पोरेशन दिस इज 12th ईयर अभी तृणमूल का ये कॉर्पोरेशन चला रहा है, इसका पहले भी 5 साल चलाई थी। तो अभी अगर हालत ये है, कोई एक पर्टिकुलर गवर्नेंस, क्या 34 इयर्स, क्या 75 इयर्स, इसका मामला तो नहीं है, ये मामला है कॉन्टेम्पोररी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं चंदन घोष, लेकिन वो बातें जिनके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव सिमटा हुआ है, जरा उस पर आए। बंगाल में जय श्री राम पर सियासी जंग जारी है। ममता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के आने से क्या होगा, बोली बीजेपी आई तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, बीजेपी आई तो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। ভোটটা এবারে আর দেবেন না, তার কারণ বলছে আপনাকে আপনার ধর্ম করতে দেওয়া হবে না, আপনাকে বলতে হবে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম বলতে পারবেন না। রামচন্দ্র তো মা দুর্গার পুজো করেছিল, রামচন্দ্র থেকে অনেক বড় মা দুর্গা, তাই রামচন্দ্র মা দুর্গার পুজো করেছিলেন। संजय जी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जय श्री राम बोलना पड़ जाएगा लोगों को। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आपकी इस जय श्री राम की बात पर आऊं, उसके पहले एक कलकत्ते की किसी घटना का जिक्र श्रीमती भट्ट जी कर रही थी। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारत के सबसे बेहतरीन प्रबंधन वाले कॉर्पोरेशन में से एक है। कोई एक घटना को लेकर इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना अपने आप में बेईमानी है। और ये वामफ्रंट के हमारे साथी किस मुंह से बात कर रहे हैं? कलकत्ता में वर्तमान बोर्ड में आने के पहले
कलकत्ता शहर की क्या हालत थी, क्या इनसे और देश की जनता से, बंगाल की जनता से छुपा हुआ है? संजय शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहा है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसकी जय जयकार हो रही है चारों तरफ। परसेप्शन बंगाल की सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर परसेप्शन क्या है ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि वो डर दिखाने की कोशिश, वो बातें क्यों की जा रही हैं जो तथ्यहीन है, जैसे मलेरिया डेंगू का टीका, और वो डर क्यों दिखाया जा रहा है जो असल में डर नहीं है? जय श्री राम डर हो गया है क्या? देखिए, मैं एक बात कहता हूं, ये जय श्री राम को लेकर बहुत सारी बात हो गई है और हम सभी धार्मिक लोग हैं, कोई जय श्री राम बोलते हैं, कोई जय सिया राम बोलते हैं, लेकिन अभी बीजेपी से संबंधित जो लोग हैं, हेलो, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं मैं। हाँ, भाजपा से संबंधित जो लोग हैं वो इस मुद्दे को जैसे डील करते हैं वैसा समाज में नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जय श्री राम कहता है, जो जय श्री राम कहता है, नॉन पॉलिटिकल आदमी जय श्री राम कहता है, तो एक्चुअली वो पॉलिटिकल लाइन टो कर रहा होता, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ये बात आपकी तो फिर ये क्यों कहा गया कि जय श्री राम कहना पड़ जाएगा आप लोगों को? अरे वो आप चीज को समझिए, वो कह रही है कोई जय सिया राम भी बोलता है, कोई सियावर रामचंद्र जी की जय भी बोलता है, कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, लेकिन ये लोग सिर्फ एक पैटर्न में बोलते हैं। नहीं, तो क्या जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर नहीं? एक सेकंड संजय जी, ये जो डर नहीं, इसका विश्लेषण बड़ा जरूरी है। क्या जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लोगों से ये कहा जाता है कि जय श्री राम बोलिए वरना इस राज्य से बाहर जाइए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकारें हैं वहां पर मानवाधिकारों की क्या हालत है, क्या हालत है बताइए ना, जैसे बताइए, एक आध उदाहरण दीजिए। एक आध उदाहरण, यूपी के हाथरस वाली घटना आप भूल गए क्या? यूपी में जो उसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर आपके स्टेट सब्जेक्ट है, आप दावा करते हैं बंगाल में कभी किसी महिला के साथ कोई अपराध नहीं हुआ, वो आप भूल रहे हैं। यूपी में और भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं से जुड़े हुए अपराध जिस भारी मात्रा में हुए हैं, हम उसके मामले में कहीं नहीं। एक महिला इसका जवाब देना चाहती है, प्रोफेसर गीता भट्ट, जल्दी से। संजय शर्मा, इसके बाद फिर से घोषणा पत्र पर लौटूंगा। एनसीआरबी का डेटा बंगाल से जो है, जो जिस प्रकार की जो यातनाएं होती हैं महिलाओं पर। संजय जी सुन लीजिए गीता क्या कह रही है, इसके बाद जवाब दीजिएगा। अभी आपका ऑडियो म्यूट है। उसका डेटा नहीं आता है, उसका डेटा नहीं आता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कहता है कि जो शेड्यूल कास्ट महिलाएं हैं उनके ऊपर बलात्कार या गौर जो भी जघन्य अपराध होते हैं उनकी एफआईआर जो है नहीं लिखी जाती है। नहीं, बात ये हो रही थी कि ये जो कहा गया कि जय श्री राम कहलवाया जाएगा आपसे, पहले तो ये लग रहा है कि जय श्री राम कहलवाया जाएगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ क्या ज्यादती हो जाएगी, और दूसरे ये कहा जा रहा है कि मानवाधिकारों का हाल देख लीजिए। निखिल प्रसून, यही है क्या आप लोगों का गवर्नेंस जिन जगहों पर आप राज कर रहे हैं वहां ये हालत कर दी है कि इस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है बंगाल में? देखिए निखिल प्रसून, पश्चिम बंगाल में ऐसी बात करना, निखिल प्रसून जी, धर्म के सबसे बड़े ध्वजवाहक स्वामी विवेकानंद की पुण्य भूमि पश्चिम बंगाल में ऐसी बात कहना एक तरह से मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जय श्री राम अगर आप लोगों की सरकारें जहां पर हैं वहां दूसरे धर्मों को उनका धर्म प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है क्या? इस तरह के अनर्गल प्रलाप की कोई जगह नहीं है। धर्म और मजहब एक नहीं होता है, धर्म वो है जिसे धारण किया जाए, और जय श्री राम जो है सो हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान का परिचायक है। ये कोई चुनावी नारा नहीं है। तृणमूल बार बार श्री राम का अपमान करने को जैसे। अब सवाल यह है कि अगर ये ऐसी बात थी तो रैली में कहने की क्या आवश्यकता, उसको बाकायदे घोषणा पत्र में छपवाना चाहिए कि हमारी सरकार आएगी तो जय श्री राम कोई कह ही नहीं पाएगा स्टेट में। जय श्री राम कहा जाना ऐसा लिया जाएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रवक्ता है जो जय श्री राम कह रहा है। संजय जी, अगर चिढ़ को इस हद तक आप ले जाएंगे तो कोई बेचारा आपसे अभिवादन में वाकई जय श्री राम कहेगा, उसको आप कह देंगे तुम तो भाजपाई लग रहे हो। दिनेश जी कहिए, सुन रहा हूं। हाँ, ये जय श्री राम कहेगा भाजपाई लग रहे हो, ये बीजेपी वाले कब से जय श्री राम कहते हैं? ये तो जब श्री राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया तब इनको याद आया, श्री राम मंदिर का ताला खुलवाया उसके बाद याद आया। बंगाल के लोगों को तो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले सिखा दिया।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ये हरे डिवीजन राम, को कहां हरे तक राम, ले जाएंगे राम सर? राम, हरे हरे। कि वो राम राम से बड़ी दुर्गा हैं। ये डिवीजन कहां तक होगा, किस हद तक होगा? एससी एसटी के लिए घोषणाएं, ट्राइब्स के लिए घोषणाएं, ये डिवीजन एक्चुअली जो हम कहते हैं कि अनेकता में एकता, उस अनेकता पे ज्यादा जोर होता है मैं देखता हूं पॉलिटिकल पार्टीज का। ये डिवीजन वाली बात नहीं है। और मैं आपको कहता हूं, बंगाल में ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो आधारशिला रखी गई है, उसी के अनुसार आज का घोषणा पत्र है। और आप जब डिटेलिंग में जाएंगे तो ये पाएंगे कि दीदी ने समाज के सभी वर्गों के हित के लिए। मुझे ये बताइए, दुर्गा जी को बड़ा, राम जी को छोटा, जय श्री राम कहने को मना, ये क्या दिखाना चाहा जा रहा है? आप इस बहस को जहां ले जा रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। राज्य सरकार की जो कन्याश्री योजना है, उसको संयुक्त राष्ट्र से उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी योजना उत्कर्ष बांग्ला एक योजना है, मैं आपको बता देता हूं संजय जी, मैं बता देता हूं। उत्कर्ष बांग्ला एक योजना है जिसको यूएन से सम्मान मिला है, और सोबुज साथी एक योजना है जिसको यूएन से सम्मान मिला है ना? तो आप दूसरी किसी योजना का नाम मत गिनाइए, आप तो प्रवक्ता हैं टीएमसी के। नहीं, कन्याश्री योजना को भी सम्मान मिला है, विश्व की ख्याति मिली। अच्छा, 2 योजना आपने कह दी, क्या ऐसी कोई और योजना किसी और सरकारों की है? मैं कह रहा हूं योजनाओं की बात हो, बहुत अच्छा है, लेकिन एक रस्सी को सांप दिखाने की कोशिश क्यों हो रही है, ये बताया जाना चाहिए ना। नहीं, रस्सी लेकिन चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है, जरा कुछ और नारों की बात कर लें। किधर से किधर जा रही है सियासत, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। नारों के जरिए टोन सेट की जाती है, चुनाव में टेक ऑफ किस बात पर होगा ये सेट किया जाता है, नारों के आसरे जीत ढूंढी जाती है। जरा देखिए नारे कब कब कहां कहां क्या क्या ट्विस्ट ले रहे हैं। नारों का सहारा, जीत का आसरा। मां माटी मानुष से बात शुरू हुई थी जब घोषणा हुई, 1998 में बनी थी तृणमूल कांग्रेस। जब ये पार्टी बनी तो मां माटी मानुष इसका नारा बना, और ये कहा गया कि जो तृणमूल में, ग्रास रूट में काम करने वाले कांग्रेसी हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं। जरा आगे चलिए, आगे नारे में क्या हुआ? बदला नहीं बदलाव चाहिए, बदला नहीं बदलाव चाहिए। 2011 में ये जीत का मंत्र बना, बदला नहीं बदलाव चाहिए। तभी ये भी आया कि अमर बाड़ी नंदीग्राम। बहरहाल आगे देखिए फिर तब्दीली कैसे आई। 2016 विधानसभा चुनावों में नारों के सहारा क्या रहा? मां माटी मानुष की तरफ एक बार फिर से मुड़ा गया, और एक बार फिर से इसको हाईलाइट में लाकर, सामने रखकर, इसके इर्द गिर्द अपने पूरे चुनाव प्रचार को बुना गया। और इस बार क्या है? खेला होबे। इस बार तो सीधे सीधे यह है कि खेल होगा। खेला होबे को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट भी किया जा रहा है, क्योंकि ये जब हुआ था बांग्लादेश में, जब इसकी शुरुआत हुई थी खेला होबे की, तब वहां बड़ा रक्तपात भी हुआ था खेला होबे के कहने के बाद, और इस बार फिर से खेला होबे किया जा रहा है। बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। 2021 में एक बार फिर से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बाकी सब बाहरी हैं। ये बात अलग है कि इसी बात को एक तरीके से उन्हीं की दवाई उन्हीं को पिलाते हैं शुभेंदु अधिकारी, जब ये कहते हैं कि नंदीग्राम का अपना तो मैं हूं, ममता तो बाहर से आई हैं। ये डिवीजन किस हद तक जाएगा, इसी बात की चर्चा हम कर रहे हैं। नारों के सहारे जनता को किस किस तरफ ले जाया जाएगा, और इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि जनता के वो मुद्दे जिनसे उनका जीवन चलता है, डे टू डे लाइफ चलती है, वो कहीं गुम हो जाएं। इस तरफ एक बार फिर से लौटते हैं। अब सवाल यही है चंदन घोष चौधरी साहब, और क्योंकि आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मैं ये समझना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो क्यों नहीं पूरी पवित्रता के साथ बनाए जाते, और क्यों नहीं उसको सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट मान के उसका पूरा पालन किया जाता? अगले चुनाव के पहले क्यों नहीं बताया जाता मैंने ये कहा था ये किया, ये कहा था ये किया, ये कहा था ये भी टिक? क्यों नहीं होता ऐसा? देखिए, पहले दफा जब बोलने का मौका मिला मुझे, तब मैं यही बताए थे कि फील्ड इंडेक्स क्या है, तो वहीं पे तृणमूल जो गवर्नेंस, ये गवर्नेंस कहाँ पे पहुंचा, ये बंगाल का जो गवर्नेंस है, तो अभी पूरा सिंडिकेट, पूरा क्रिमिनलाइजेशन, ये पूरा अभी जो है एकदम ट्रांस डेफिसिट का है। ये विश्वास ही हुआ है जनरल आम जनता का कैसे ये तृणमूल गवर्नेंस करेंगे, क्योंकि ये डिवीजन एंड पोलराइज पॉलिटिक्स में क्या है, अभी जो तृणमूल ने नहीं किया, मान लिया तृणमूल नहीं कर रही है। सर मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि किसी ने तो नजीर कायम की होती। आपका मतलब जो आप डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ये जो डिस्कस कर रहे हैं, जो नारे का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बात तो ये होता है, इससे काम नहीं होता है। काम क्या कैसे होता है? पोलराइज पॉलिटिक्स में एक स्लोगन रहेगा, सब धर्म का अपना अपना एक धारणा होता है, एक प्रैक्टिस होता है, तो ये तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की
कोई एक पार्टी ज्यादा से ज्यादा धर्मपंथी बन गए, ये तो होना नहीं चाहिए। ये तो सेकुलर स्टेट है। ये इसे तो सेकुलर स्टेट में ये क्यों कहा जाता है कि अमुक पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? किसका? राहुल गांधी के बारे में ये जब छापा था, एक बड़े पब्लिकेशन ने ये कहा था कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं। क्यों किया जाता है ऐसा? कौन पीछे है? सब धर्म का, हम लोग धर्म का बात नहीं कहते, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कांग्रेस सोचे थे, ये पूरा ही है सेकुलर, ये आप जानते हैं। लेकिन ये जो बात है, कभी कभी ये एक ओपिनियन क्रिएट किया जाता है, एक ओपिनियन पैदा किया जाता है, जिससे एक मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ये नहीं है, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये एक बड़ी बात है। अक्सर ये कहा जाता है कि बाद में कि बयान को तोड़ मरोड़ दिया गया, गलत तरीके से तर्जुमानी कर ली गई। क्या वाकई ऐसा होता है? ममता बनर्जी का बीजेपी पर बहुत बड़ा प्रहार, बीजेपी को सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बताया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया, ममता बनर्जी ने कहा। बीजेपी दुर्नीतिबाज, दुशासन की बड़ी फैक्ट्री। दुशासन से उनका मतलब कुशासन से है। और बीजेपी पर बंगाल में गुंडा लेकर आने का आरोप भी लगाया। বিজেপি কিছু জানে না, কি জানবে? কোনোদিন বাংলায় ছিল? লোকসভা নির্বাচনে জিতে কিছু করেছে আপনাদের জন্য? কিছু করেছে মা বোনেরা? কোনো হাসপাতাল করেছে, কোনো স্কুল করেছে, কোনো কলেজ করেছে, কোনো রাস্তাঘাট করেছে, কোনো স্টেডিয়াম করেছে, কোনো কন্যাশ্রী করেছে, কোনো যুবশ্রী করেছে, কোনো তপশিলি বন্ধু করেছে, কোনো জয় জোহর করেছে? কিছু করেনি, একেবারে শূন্য। ওদের এবার শূন্য করে দিন। মিথ্যে কথা বলে ভোট নিয়েছিল। ये क्या नेगेटिव वोट सीकिंग है संजय शर्मा जी? ये दीदी ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के बहुत सारे सांसद यहां से जीते थे, 18 सांसद जीते थे। और दीदी ने जनता से ये कहा है और जनता से पूछा भी है कि क्या इन 18 सांसदों ने कोई काम? मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव वोट सीकिंग क्यों है? आप तृणमूल कांग्रेस की वेबसाइट तक में आप जाइए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भरी हुई है। ऐसा क्यों है? नेगेटिव वोट सीकिंग क्यों है? आप अपनी उपलब्धियां गिना तो रहे हैं, जा रहे हैं चुनावों में, ठीक है। अरे हमारी उपलब्धियां तो, हम वो पहले राज्य हैं और दीदी वो पहले मुख्यमंत्री है भारतवर्ष में जिन्होंने 2011 से लेकर 2021 तक आज तक जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड खुद जनता के हाथ। संजय शर्मा जी, ये कुछ मैं आपको ये मैं कुछ आपके सामने कर रहा हूं, इसको जरा देखिएगा। और अभी आपको नजर आ रहा है, जरा इसको जरा दिखा दीजिए, एक सेकंड। ये नेगेटिव वोट सीकिंग क्यों है? जरा इसको क्लोज कीजिए। ये तृणमूल कांग्रेस की वेबसाइट है और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें यहां पर आपको मिलेगा प्रॉमिसेस वर्सेस डिलीवरी। ये अपनी बात नहीं की जा रही है, प्रॉमिस वर्सेस डिलीवरी की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, यहां आप देखिएगा। ये बिग टॉक ओनली बीजेपी, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का हवाला है। यहां देखिए आप, जुमला मीटर, बाकायदे यहां पर भाषणों के एक्सर्प्ट्स ले लेकर उसको गलत करार देने के बारे में बताया गया है। ये आप देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस की वेबसाइट है। भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है, हालांकि हमलावर दोनों एक दूसरे पर हैं। ये क्यों है? ये संजय शर्मा जी, अगली बार जब आपसे बात होगी तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का आड़ी में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।